नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ समीक्षा करेंगे। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदरी उर्वरक संयंत्र का निरीक्षण किया। HURL सिंदरी यूनिट, डोरी रेल खंड परियोजना, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन आदि परियोजनाओं की पीएम ने झारखंड को सौगात दी। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आज झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार मिला है। मैं अपने किसान भाइयों को, मेरे आदिवासी समाज के लोगों को और झारखंड की जनता को इन योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों में एक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसमें सहयोगी दल के विधायकों को भी जगह दी जा सकती है। एनडीए के सहयोगी दल सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने लखनऊ के बाहर के कार्यक्रम को फिलहाल रद्द कर दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने कहा कि जो काले कानून पास करवाए जा रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। भाजपा कमजोर है, इसलिए विधायकों को पैसे देकर खरीद रही है। कानून को लेकर आपको सवाल उठा रहे हैं। विधायकों को खरीद फरोख्त का मामला काफी बड़ा। विधायकों की खरीद काला कानून जो पास कर जा रहे हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। नहीं होना चाहिए, विरोध करते हैं। और जो विधायकों को कह रहे हैं, तो विधायक वो तो कमजोर है ना बीजेपी, इसीलिए खरीद फरोख्त कर रहा है, पैसा पर खरीद रहा है। पूरा देश भर में बिहार में नहीं है। तो कमजोर हो गया है सरकार, भारत सरकार एकदम कमजोर हो गया, टूट गया है, इसीलिए खरीद फरोख्त कर रहा है। मुगलपुरा थाने की पुलिस ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर वसीम की 1 करोड़ 33 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर वसीम उर्फ मुन्ना मुगलपुरा के मुफ्ती टोला गोकुलदास स्कूल के पास रहने वाला है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट, पोक्सी समेत अन्य धाराओं में अलग अलग थानों में केस दर्ज है। आरोपी के खिलाफ मुगलपुरा में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। आरोपी की संपत्ति जब्त करने के लिए मुगलपुरा थाने की पुलिस ने SSP के जरिए DM को रिपोर्ट भेजी थी। मुगलपुरा थाना क्षेत्र में एक्यूज्ड की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। कितनी कीमत की प्रॉपर्टी है और किन किन मामलों में ये आज मुगलपुरा थाना क्षेत्र में एक गैंगस्टर जो अधिनियम के तहत 14(1) के तहत आर्थिक संपत्ति कुर्क की गई थी, जिसमें 2 अभियुक्त वसीम और उसकी पत्नी नजमा, इनकी लगभग 1 करोड़ और 33 लाख रुपए की संपत्ति जो अवैध रूप से अपराध के द्वारा कमाई गई संपत्ति उसके द्वारा की गई थी, उसको आज इस कार्रवाई के तहत कुर्क किया गया है। ये जो अभियुक्त हैं, इनके ऊपर तमाम मुकदमे थे, जिसमें चोरी से लेके और 364, 386 रंगदारी जैसे तमाम मुकदमे थे, जिसके द्वारा इन्होंने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। और आज ये यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट और CO कोतवाली उनके नेतृत्व में वहाँ पर ये अभियान चलाया गया, जिसके तहत ये कुर्की की कार्रवाई की गई है और इनकी संपत्ति का जब्तीकरण किया गया।
मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। पीएम इसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम हर चुनाव से पहले राज्य में आते हैं, लेकिन इस बार इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री उसको उठाने का कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हर चुनाव में प्रधानमंत्री बार बार इस प्रांत में आते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस बार भी वो 3 सभा करेंगे, आज, कल और 6 तारीख को, उसका कोई असर नहीं होगा। वो सीट प्रधानमंत्री जीत नहीं पाएंगे। दादा, वही शाहजहां शेख वाले मामले को लेकर बीजेपी कह रही है कि अंडरस्टैंडिंग है टीएमसी के साथ और इस चलते हुए अरेस्टिंग की गई है। क्या? शाहजहां शेख वाले मामले को लेकर बीजेपी एलिगेशन लगा रही है कि टीएमसी अंडरस्टैंडिंग के तहत उसको अरेस्ट की है। ये क्या? पहले बोलता क्यों अरेस्ट नहीं करता हूँ, फिर अरेस्ट करता है, बोलता है अंडरस्टैंडिंग के तरह। अरेस्ट तो हुआ है, बस बात बंद होना चाहिए कि हमारे पश्चिम बंगाल के पुलिस ने अरेस्ट किया है, ईडी सीबीआई। जेएनयू में बीती रात एबीवीपी और वामपंथी संगठन के छात्रों के बीच झड़प हुई। ये पूरा वाकया स्कूल ऑफ लैंग्वेज में देर रात हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच ये झड़प इलेक्शन कमेटी के सदस्यों के चुनने को लेकर हुई। यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ छात्र जो घायल हो गए थे, उन्हें सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी मामले का एक वीडियो है जिसमें एक शख्स छात्रों को डंडे से पीटता दिख रहा है, जबकि एक अन्य वीडियो में एक शख्स छात्रों को साइकिल फेंकता दिखा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग अभी समाप्त नहीं हुई है। इजरायली सेना गाजा में लगातार अभियान चला रही है। इसी बीच गाजा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां खाना लेने के लिए उमड़ी भीड़ इजरायली बलों की ओर से हुई गोलीबारी में शिकार बन गई। सामने आया है कि इस गोलीबारी में 104 लोगों की मौत हो गई। CNN की रिपोर्ट के हवाले से फिलिस्तीन अधिकारियों के मुताबिक ये घटना उत्तरी गाजा में हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार रात आग का तांडव देखने को मिला। राजधानी में एक 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में आग लगने से कम 43 लोगों की मौत हुई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री समंता लाल सेन ने कहा कि ढाका के डाउनटाउन इलाके में गुरुवार रात आग लगी। दमकल कर्मियों ने जिंदा बचे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना में 43 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 लोगों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ ने बीजेपी में जाने की चर्चा थी। कई दिनों तक इन कयासों में तापमान गर्म रहा था कि पिता पुत्र कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन चर्चाओं को उस समय और भी ज्यादा बल मिल गया जब दोनों नेता छिंदवाड़ा अपना दौरा अचानक से खत्म करके दिल्ली पहुंच गए थे। हालांकि दोनों ने यह स्वीकार नहीं किया था कि वे बीजेपी में शामिल होने वाले। 1-1.5 महीने में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में। तो इस अफवाह को यही लगाम देना पड़ेगा। लेकिन साथियों, हर चुनाव की तरह ये चुनाव भी कठिन होगा। कठिन इसलिए क्योंकि हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको गुमराह करने आएंगे। माता और बहनों को लाडली बहना योजना से गुमराह करेंगे, युवाओं को रोजगार के नाम पर
किसानों को समर्थन मूल्य के नाम पर अभी तो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों की ताकत और मेहनत से इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा लीड हमारे नवेगांव ब्लॉक से आई है। तो इसके लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई चुनावी सभा नहीं है। आज इस चुनाव का एक ही उद्देश्य है कि मैं और कमलनाथ जी और सुनील आप सबका आभार व्यक्त कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि 1-1.5 महीने में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच में सीटों का बंटवारा होना है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि किस तरह तीनों पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि 3 से 4 दिन में अमित शाह महाराष्ट्र आ रहे हैं, उसके बाद ही बैठक सीट बंटवारे को लेकर निर्णय लिया जाएगा। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।